हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं। आज हम लेके आए हैं ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम जो है वो क्या है कि हम लोग का नेजल चेम्बर से लेकर मतलब हम लोग का नॉस्ट्रिल जो है, ये दो पोर्ट दिख रहा होगा, ये क्या नॉस्ट्रिल है। नॉस्ट्रिल से लेकर हमारे लंग्स से होकर जो हमारे बॉडी के हर एक टिश्यू तक, हर एक सेल तक पहुंचता है, दिस इज कॉल्ड ब्रीथिंग। ये हमको ज़रूरत क्यों पड़ा है? क्योंकि किसी भी चीज़ को ब्रेक डाउन करने के लिए, एनर्जी बनाने के लिए हमको ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। तो ऑक्सीजन जो हम लोग अंदर इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं, उनमें से कौन कौन सा ऑर्गेन आ रहा है, कौन कौन सा ऑर्गन मिलके काम करता है, उन सारे ऑर्गेन्स को हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात करें कि हम लोग का जो ये सिस्टम बना हुआ है, एक रिस्पायरेटरी सिस्टम जिसको बोलते हैं, तो रिस्पायरेटरी सिस्टम में सबसे पहले आता है जो बाहर है हम लोग के बॉडी से, वो है नोज। क्या ये नोज है? तो वही क्या है, नॉस्ट्रिल है। ये नोज जो है नॉस्ट्रिल है, तो दो छिद्र पाया जाता है हम लोग में। तो नॉस्ट्रिल जो है वो टू पेयर का बना होगा, दो छेद होगा, जिससे कि एयर इंटर करता है हम लोग के बॉडी में। जब एयर इंटर क्या नोज से कहाँ आया नेजल कैविटी के पास। ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है अंदर में, जैसे यहाँ पे नोज है, नोज से जस्ट अंदर अगर आओगे, ये वाला यहाँ पे क्या है, नोज है। नोज से अगर एयर अंदर आया तो यही एयर आएगा। तो इस जगह को बोलते हैं हम लोग नेजल कैविटी, मतलब नाक का कैविटी। इसको दो भाग में अलग किया गया है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल नेयर्स बोलते हैं। अब जैसे एयर इंटर किया यहाँ पे नेजल कैविटी पे, तो नेजल कैविटी के पास क्या उसके बाद आता है फेरिंग्स। लेकिन किसी कारण से अगर हमारा नाक बंद हो तो हम लोग ओरल कैविटी से भी सांस ले सकते हैं। ओरल कैविटी किसको कहते हैं? ये जो हमारा माउथ है, माउथ से हम लोग सांस ले सकते हैं अगर नेजल कैविटी बंद हो तो। अगर इन दोनों से एयर इंटर करके कहाँ आएगा? हमारे फेरिंग्स के पास आएगा। हम लोग जब एलिमेंट्री कैनाल पढ़ रहे थे, उसमें आया था ना फेरिंग्स। तो यहाँ क्या आएगा? अब इस जगह आता है इसके पास फेरिंग्स, और फेरिंग्स के पास जो आ रहा है, इसके पास फूड और एयर दोनों आ रहा है। हम लोग पढ़े हैं दोनों के लिए क्या है, रास्ता अलग अलग है। जैसे हम लोग फूड खाएंगे तो फूड कहाँ जाएगा? हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाना है, ट्रेकिया में नहीं। वो कहाँ जाएगा? एसोफेगस में, एसोफेगस से होकर स्टोमक में जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे दोनों यहीं आ रहा है, फूड और एयर दोनों फायरिंग्स के पास आया। फायरिंग से क्या करता है, उसको अलग कर देगा। मतलब क्या कि जो एयर आया है उसको ट्रेकिया में भेजना है। अब एयर जैसे ही यहाँ से फायरिंग के पास आया, फायरिंग से क्या किया, इसको अलग कर दिया। अब एयर जो है हमारे ट्रेकिया में आया। लेकिन ट्रेकिया से पहले क्या आता है, एक है लैरिंग्स। लैरिंग्स को हम लोग बोलते हैं वॉइस बॉक्स, क्योंकि यहीं से क्या होता है कि वॉइस का प्रोडक्शन होता है, प्रोड्यूस होता है। वॉइस कैसे प्रोड्यूस होगा कि यहाँ से जो हम लोग बोलते हैं तो एयर का प्रेशर बनता है। जब एयर का प्रेशर बनता है तो हम लोग के लैरिंग्स में दो वोकल कॉर्ड पाया जाता है, एक ट्रू वोकल कॉर्ड, दूसरा फॉल्स वोकल कॉर्ड। तो जो ट्रू वोकल कॉर्ड है वो क्या वाइब्रेट करता है, और उसी वाइब्रेशन से आवाज बनता है, जो हमारा टंग उसको स्पीच में बदलता है। अब आया लैरिंग्स, और लैरिंग्स के बाद क्या आता है, ट्रेकिया आता है। और ट्रेकिया में ये आपको रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो है, ये कंप्लीट रूप से रिंग बना हुआ नहीं है। ये सी शेप के था। मतलब क्या, जैसे कि अगर गोल होता तो ये पूरे ना घेरा होता, गोल पूरा नहीं है, ये आधा ही है। ये क्या है, आधा खाली है, आधा हमारा ये कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज का बना हुआ है। ट्रेकिया के ऊपर रिंग बना हुआ है। उसके बाद ये यहाँ जैसे ट्रेकिया के बाद आओगे तो हमारा ट्रेकिया क्या होगा, दो भाग में ऐसे बढ़ जाता है। जब दो भाग में बटा तो इसको बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स।
और ये ब्रोंक्यूल्स क्या करता है, लंग्स में आया और लंग्स में आने के बाद फर्दर डिवाइडेड इनटू मेनी पार्ट्स, बहुत सारे पार्ट्स में क्या होगा, ये डिवाइड करेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। और ये ब्रोंक्यूल्स क्या डेवलप करता है, एल्वियोलाई का, और वो एल्वियोलाई डिफ्यूज करके इस ऑक्सीजन को कैरी करेगा और किसी ऑर्गेन के पास ट्रांसपोर्ट करेगा। हम लोग मैकेनिज्म पढ़ेंगे इसका, अभी सिर्फ हम लोग ऑर्गेन्स के बारे में पढ़ रहे हैं। इतना क्लियर हुआ। ये हमारा क्या है, राइट लंग्स है और ये लेफ्ट लंग्स है, और सॉरी ये वाला लेफ्ट लंग्स और ये राइट, मतलब कि जैसे हम खड़े हैं तो हमारा जो बायां साइड है, बायां साइड क्या होगा कि लंग्स थोड़ा छोटा होता है और दायां साइड बड़ा होता है, बिकॉज ऑफ दिस पोर्शन, इस जगह क्या होगा, हार्ट पाया जाता है, इस जिस कारण से एक साइड क्या होगा, लंग्स छोटा रहता है। अगर हम थ्योरी की बात करें तो ह्यूमन रिस्पायरेटरी ऑर्गेन, हमको क्या देखेंगे, ऑर्गेन्स को देखना है कि जो रिस्पायरेशन में इन्वॉल्व होता है। तो सबसे पहला है नॉस्ट्रिल, कि ये जो आउटर साइज है इसको कहते हैं नॉस्ट्रिल, जो कि जिसमें दो पोर होता है, वही ए पेयर ऑफ हॉल, दो हॉल है। द नोज आर कॉल्ड नॉस्ट्रिल, इसी नाक को हम लोग क्या कहते हैं, नॉस्ट्रिल कहते हैं। नेक्स्ट आता है नेजल चेम्बर। नेजल चेम्बर, ये जो हमारा नाक है इसके बीच में एक दीवार है, उसको क्या बोलते हैं, नेजल चेम्बर बोलते हैं। वही टू नेजल कैविटी आर सेपरेटेड, क्या होगा, दो नेजल कैविटी सेपरेट करता है, इसको नेजल सेप्टम बोलेंगे। इंटरनल लेयर्स, दीज आर पेयर्ड ओपनिंग इनटू फेरिंग्स। इस चीज को समझिएगा कि जैसे कि ये वाला पाइप जो है हमारे माउथ से आया, ठीक, इतना क्लियर हुआ। और दूसरा वाला क्या है, यहाँ से नाक से यहाँ ये फेरिंग्स है, तो दोनों इसी में ना खुल रहा है, ये जो दोनों आके इस जगह खुल रहा है इसी को क्या बोलेंगे, इंटरनल लेयर्स। दीज आर पेयर्ड ओपनिंग इनटू फेरिंग्स, ये कहाँ पे खुल रहा है, जाके फेरिंग्स के पास खुलेगा। फेरिंग्स क्या करता है, फेरिंग्स जो है ये फूड और एयर दोनों का पैसेज है, मतलब क्या यहाँ पे दोनों आ रहा है, फूड और एयर दोनों आएगा, यहाँ से सेपरेट करेगा ये। उसके बाद चला जाता है वो लैरिंग्स में, जो लैरिंग्स क्या है, एक वॉइस बॉक्स है जहाँ से आवाज का प्रोडक्शन होता है, इसको हम लोग साउंड बॉक्स भी बोलते हैं। आफ्टर प्यूबर्टी इट गेट मोर डेवलप इन मेल इन कंपेरिजन टू फीमेल। हमारा जो वॉइस है वह क्या है कि मेल में जब मेल अडल्ट होता है या फीमेल अडल्ट होता है तो मेल का ज़्यादा डेवलप होता है, ज़्यादा डेवलप होने के कारण हम लोग का आवाज़ क्या होता है, मोटा होता है, इन द कंपेरिजन ऑफ फीमेल। लैरिंग्स टू पेयर्स ऑफ वोकल कॉर्ड, इसमें क्या दो वोकल बताए थे अभी कि दो वोकल कॉर्ड पाया जाता है, एक ट्रू वोकल कॉर्ड, दूसरा फॉल्स वोकल कॉर्ड। तो जो ट्रू वोकल कॉर्ड है वो क्या करता है, वाइब्रेट करता है और वो वॉइस का प्रोडक्शन करेगा। वही अगर फॉल्स वोकल कॉर्ड की बात करें तो वह क्या एलिफेंट में एब्सेंट रहता है, इतना याद रखिएगा। व्हेन एयर इज फोर्स थ्रू लैरिंग्स, जब क्या एयर फोर्स करता है लैरिंग्स को, इट काउजेज वाइब्रेशन, जिस कारण से क्या होता है उसमें वाइब्रेशन होता है। एंड ट्रू वोकल कॉर्ड प्रोड्यूस साउंड, जो ट्रू वोकल कॉर्ड है वही क्या करेगा, वाइब्रेशन के कारण उसमें साउंड का प्रोडक्शन होता है, और वो जो वाइब्रेशन बना उसको हमारा टंग क्या करता है, स्पीच में बदलता है। अब जब स्पीच में बदल गया तो स्पीच को कंट्रोल कौन कर रहा है, हमारा जो ब्रेन में स्पीच कंट्रोल सिस्टम है वो उसको पूरा कंट्रोल करके रखता है। फॉल्स वोकल कॉर्ड इज एब्सेंट इन एलिफेंट, जो फॉल्स वोकल कॉर्ड है वो किस में एब्सेंट रहता है, एलिफेंट में। हमारे बायोलॉजी में जब तक एक्सेप्शन नहीं आता है तो बायोलॉजी का काम तमाम नहीं होता है, इसलिए क्या है, एक्सेप्शन है। और क्वेश्चन ज़्यादातर यहीं से आएगा, जहाँ पे एक्सेप्शन ज़्यादा होता है क्वेश्चन भी ज़्यादा होता है वहाँ से।
अब बात करें ट्रेकिया की कि ये कैसा ट्रेकिया कैसा होगा, सिलेंड्रिकल होता है इस तरह से, और इस पे रिंग लगा होता है जो सी शेप का होता है, मतलब क्या कंप्लीट रूप से गोल नहीं है, ये आधा गोल है, इसीलिए इसको क्या बोला गया, सी शेप के तरह है। ये जो रिंग लगा हुआ है ये किसका बना हुआ है, हाइलिन कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज, ये हाइलिन कार्टिलेज का बना हुआ है, और यह कितना 16 से 20 पाया, जो कि डोर्सली पाया जाएगा। ये सिलेंड्रिकल होगा, रिंग होगा, और ये बना हुआ किसका रहता है, हाइलिन कार्टिलेज का बना हुआ रहता है। इट इज सपोर्टेड बाय 16 to 20 डोर्सली इनकम्प्लीट सी शेप्ड। ये सी शेप का क्या है, हाइलिन कार्टिलेज है। अगर हम एक बार रिवीजन कर दें कि ये जो हम लोग जैसे सांस लिए, तो सांस कहाँ से, सबसे पहले हमारा नॉस्ट्रिल है, नॉस्ट्रिल से कहाँ आया, नेजल चैम्बर में आएगा, फिर नेजल चैम्बर से इंटरनल एयर्स में आया, और इंटरनल से कहाँ चला जाएगा, नेजोफेरिंग्स के पास चला जाएगा। और जैसे नेजोफेरिंग्स मतलब क्या, नाक वाला फेरिंग्स, उसके बाद आता है फेरिंग्स में ऑक्सीजन आया, और फेरिंग्स से कहाँ जाएगा, लैरिंग्स के पास, जहाँ पे क्या वॉइस का प्रोडक्शन होता है। उसके बाद ट्रेकिया के पास गया, ट्रेकिया से ब्रोंकियल ट्री में जाएगा। अगर हम ब्रोंकियल ट्री बनाएं तो ये क्या है, यहाँ से ये हमारा ट्रेकिया था, यहाँ से 2 ब्रोंकियल बना, फिर जब लंग्स आया, इस लंग्स के अंदर भी बहुत सारा ब्रोंकियल बनाएगा, जिसमें क्या एल्वोलाई का प्रोडक्शन होता है। इतना क्लियर हुआ। ब्रीथिंग में क्या होता है, हम लोग इनहेल करते हैं, मतलब सांस लेते हैं, फिर सांस को छोड़ते हैं। तो इसी में हम लोग देखेंगे इंस्पायरेशन, दूसरा है एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन जो होता है कि हम लोग जैसे सांस लिए अंदर बाहर से, जो अंदर सांस लेके गए उसको कहते हैं इंस्पायरेशन। और दूसरा जब सांस लेने के बाद हमारे लंग्स में सांस जमा हुआ, तो CO2 क्या हमको बाहर भी निकालना है, तो उस CO2 को बाहर निकालने के प्रोसेस को कहा जाता है एक्सपायरेशन। तो ये जो हमारा इंस्पायरेशन है वो क्या होता है, और हमारे बॉडी में हमारे लंग्स जो है उस जगह में क्या आसपास में क्या प्रभाव पड़ता है उसको देखना है। तो सबसे पहला क्या है, इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन किसको कहते हैं कि इट इज प्रोसेस बाय विच एयर इंटर द लंग्स, कि बाहर से जो हवा हमारे बॉडी के अंदर लंग्स में जो प्रवेश करता है, जो इंटर करता है, उसको कहते हैं इंस्पायरेशन। इसका दूसरा नाम है इनहेलेशन। जैसे कि हम लोग सांस लिए, एक सांस लिए, तो ये कहाँ, यह एयर जो है हमारे बॉडी के अंदर इन किया, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे इंस्पायरेशन। इसमें मेनली जो काम, इंस्पायरेशन में जो मेनली काम होता है वह किसका, डायाफ्राम का होगा, इंटरकोस्टल मसल का होगा। डायाफ्राम, ये देखिए ये हमारा लंग्स है, लंग्स के नीचे क्या है, डायाफ्राम है। तो मान लीजिए जब एयर इंटर किया इस ट्रेकिया के तरह हमारे लंग्स में आया, तो लंग्स में कैसे आया, हम जानते हैं कि एयर इंटर कहाँ करे, हाइयर से लोअर में जाएगा, लेकिन अभी इसका जो प्रेशर है कैसा है, हाइयर प्रेशर है, बाहर के प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर किसका है, अभी इस लंग्स का है। तो सबसे पहले क्या करना होगा कि इस लंग्स के अंदर जो प्रेशर है उसको कम करना पड़ेगा, थोड़ा लो करना पड़ेगा। तो प्रेशर को लो करने के लिए क्या करता है कि ये जो डायाफ्राम है ये नीचे हो जाएगा। अभी ये कैसा डोम शेप है, ऐसे गुंबद नुमा स्ट्रक्चर है, लेकिन जब हम लोग सांस लेने से पहले क्या होता है कि ये वाला जो डायाफ्राम है वो सीधा हो जाएगा। जैसे सीधा हुआ तो यहाँ ज़्यादा स्पेस मिल गया, इसको लंग्स को ज़्यादा स्पेस मिला। दूसरा क्या होता है, इसके पास रहता है इंटरकोस्टल मसल। हम लोग जानते हैं कि हम लोग में 12 पेयर रिब्स पाए जाते हैं, तो हर रिब्स के ये जो खाली जगह है हम कलर कर देते हैं, ये जो खाली जगह दिख रहा है इस खाली जगह में पाया जाता है इंटरकोस्टल मसल। तो ये इंटरकोस्टल मसल क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करवाता है इस रिब्स को। जब कॉन्ट्रैक्ट कराएगा तो क्या होगा कि ये रिब्स अब क्या हुआ, थोड़ा
अपवार्ड हो जाएगा। इसका एक नियम है UFO। क्या है? UFO, अपवार्ड, फॉरवर्ड और फिर आउटवर्ड। मतलब क्या कि ये इंटरकोस्टल मसल क्या कराएगा, पहले अपवर्ड कराएगा, फिर उसको फॉरवर्ड साइड ले जाएगा और आउट साइड बड़ा भी करेगा। जब इतना काम होने के बाद क्या होता है, इस लंग्स को अब स्पेस ज़्यादा मिल गया। तो स्पेस ज़्यादा मिलने के बाद क्या होगा, यहाँ का प्रेशर कम हो जाएगा इन द कंपेरिजन ऑफ आउटसाइड। तो आउटसाइड से अब एयर का आसानी से हमारे लंग्स में आ जाएगा। तो आइए वही देखते हैं कि द डायफ्राम, इंटरकोस्टल मसल एंड एब्डोमिनल मसल प्ले इंपॉर्टेंट रोल। अभी बताए थे इसका क्या क्या रोल है। इंटरकोस्टल मसल का रोल बताया कि यह क्या करता है, रिब्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, और हमारा जो डायफ्राम है वह क्या होगा, नीचे सीधा हो जाए, जिससे कि हमारे लंग्स को ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस मिल सके। आगे है रिब्स मसल कॉन्ट्रैक्ट एंड रिब्स राइज्ड। अभी ये देखिए ये सीधा है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये क्या होगा, सीधा हो जाएगा, राइज्ड हो जाएगा। जब ये सीधा हुआ तो उसको क्या मिल गया, स्पेस मिल गया इस लंग्स को। ये इसका आकार कैसा होता है, डोम शेप्ड का होता है डायफ्राम, जो कॉन्ट्रैक्ट करेगा एंड लोअर्ड, ये नीचे आ जाएगा, ये डायफ्राम यहाँ आ जाएगा। तो इससे रिजल्ट क्या मिलता है हमको, जब इतना सारा चीज हो गया तो लंग्स क्या होगा, एक्सपेंड कर जाएगा, मतलब बड़ा हो जाए, फूल जाएगा। ये जो हमारा लंग्स है अब यह क्या हुआ, फूल जाएगा, जिस कारण क्या, इसका प्रेशर अब कम हो गया। डिक्रीज द प्रेशर ऑफ द लंग्स, इस लंग्स का प्रेशर क्या डिक्रीज हो गया, घट गया। तब क्या होता है कि बाहर से जो एयर है वो मूव करता है आउट से आउटसाइड टू द इनसाइड। अगर इसके हम पैसेज की बात करें, रास्ते की बात करें, तो सबसे पहले देखिए नेजल कैविटी में हमारे सांस लिए हम, तो नेजल कैविटी से कहाँ आया, फेरिंग्स के पास आया। फेरिंग्स से क्या है, फूड और एयर का दोनों का पैसेज है। यहाँ क्या होगा, एक ग्लोटिस पाया जाता है जो कि एक कभा ढक्कन की तरह काम करता है। तो एयर कहाँ चला जाएगा, लैरिंग्स में जाएगा। लैरिंग्स क्या है, एक वॉइस बॉक्स है जो कि आवाज़ का प्रोडक्शन करता है। ये हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे लैरिंग्स के बारे में, कि उसमें वोकल कॉर्ड होते हैं, ट्रू वोकल कॉर्ड और फॉल्स वोकल कॉर्ड। उसके बाद आता है ट्रेकिया। अब एयर कहाँ आ गया, ट्रेकिया के पास आया, और ट्रेकिया फिर ट्रांसफर कर देगा ब्रोंक्यूल के पास। ब्रोंक्यूल को कहते हैं कि ये जो दो भाग में बांट गया है इसको बोलते हैं ब्रोंक्यूल। और ये फिर जब लंग्स के अंदर आया तो लंग्स के अंदर बहुत सारा एक छोटा छोटा स्ट्रक्चर दिखाई देगा जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। और ये ब्रोंक्यूल्स किसमें, एल्वोलाई में चला जाएगा। तो यहाँ इंटर कर गया एयर। अब ये क्या क्या कर रहा है, जब एयर इंटर कर गया तो अब छोड़ना भी ना एयर को। जैसे हम सांस लिए तो सांस लेने के बाद अब क्या हुआ है, इसको रिलीज भी करना है, क्योंकि CO2 क्या है, हम लोग के लिए हार्मफुल है, उसको रिलीज करना पड़ता है। और ये कैसा है, इनवॉलंटरी है। तो अब हमको क्या करना है, सांस ले ली, अब सांस छोड़ना है, उसको क्या कहते हैं, एक्सपायरेशन बोलेंगे। सांस छोड़ने के प्रोसेस को क्या कहा जाता है, एक्सपायरेशन। तो इसमें क्या होगा कि इट इज प्रोसेस बाय विच द फॉल एयर, कौन सा एयर, एयर CO2 बाहर निकलेगा, इज एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम द लंग्स। इस लंग्स से क्या होगा, अब एयर को बाहर निकालना है। जब यह एयर बाहर निकलेगा तो क्या होगा कि हमारा रिब्स जो पहले क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ था अब वो रिलैक्स हो जाएगा। क्या था, मान लीजिए हम लोग कोई बॉल लिए, उसको दबाए हाथ से, तो दबाने के बाद क्या हो, दोबारा अपने शेप में आएगा। तो वही चीज़ यहाँ हो रहा है कि रिब्स से क्या अभी कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, जब हम लोग सांस को एक्सपायर किए तो ये रिलैक्स हो गया। दूसरा है रिब्स बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन। रिब्स अब क्या होगा, अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। पहले कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से क्या हुआ था, ये अपवार्ड हो गया था, फॉरवर्ड और आउटवर्ड तीनों होने के बाद यह क्या अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। अब उसके बाद डायफ्राम ऑल्सो रिलैक्स,
और ये डायफ्राम जब सांस लिए हम लोग तो डायफ्राम कुछ यहाँ पे आ गया था नीचे, प्रेशर कम करने के लिए क्या हुआ, ये नीचे आ गया था, लेकिन ये फिर से रिलैक्स होगा और ये अपने डोम शेप में आ जाएगा। इट गेट्स राइड, अब पहले क्या लोअर गया था, अब ये ऊपर चला जाएगा। इससे इसका रिजल्ट क्या मिलता है हम लोग को, लंग्स क्या हो रहा है, अब कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। कॉन्ट्रैक्ट क्या मतलब क्या हुआ कि पहले लंग्स क्या था, फूल गया था, तो लंग्स फूलने के बाद जब हम लोग सांस को एक्सपेल्ड किए तब ये जाके अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आया, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि लंग्स क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब इसके अंदर इंस्पायरेशन में क्या हुआ था, प्रेशर कम हुआ था, यहाँ पे प्रेशर अब क्या फिर से ज़्यादा हो गया और एयर क्या होगा, अंदर से बाहर जाएगा। जिसका वॉल्यूम कितना होगा, 500 ml होता है। मतलब क्या, हम लोग सांस लिए तो कितना ml लिए, 500 ml, और उधर से छोड़े जब ऑक्सीजन को, ये फिर रिलीज जो किए हम लोग एयर को, वो कितना था, अमाउंट 500 ml था। दूसरा है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसको हम लोग IRV से भी डिनोट करते हैं। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहता है कि इट इज़ द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी इंस्पायर्ड फोर्सफुल्ली। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या बोला है कि हम लोग जो सांस ले रहे हैं, नॉर्मल सांस लिए फिर फोर्सफुल्ली जो सांस ले पा रहे हैं, उसी को कहते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो इसका अमाउंट कितना होगा, 2500 से लेकर 3000 ml तक होता है। मतलब क्या, 2.5 से लेकर 3 लीटर तक इसका वेट होगा। इतना क्लियर हुआ। इस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में क्या होता है कि हम लोग जैसे सांस लिए, नॉर्मल सांस लेते हैं, नॉर्मल सांस लेने के बाद जो फोर्सफुल्ली फिर से सांस लेंगे और एक्स्ट्रा से, वही क्या कहलाएगा, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसको हम लोग IRV से भी डिनोट करते हैं। ये सेकेंड भी क्लियर हो गया। तीसरा चलते हैं। तीसरा आता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। जैसे कि हमारा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम था, तो हम लोग के उसमें क्या कर रहे थे, सांस को अंदर लेके जा रहे थे, मतलब इंस्पायर किए। उसके बाद क्या आता है कि जब सांस लिए तो सांस को छोड़ना भी है, तो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ दैट कैन एक्सपायर्ड, मतलब हम सांस छोड़ने के बाद जो जितना ताकत लगा के छोड़ सकते हैं, वही क्या कहलाता है, हमारा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। फॉर एग्जाम्पल कि हम सांस को लिए, फिर क्या किए, उसको छोड़ दिए, ये नॉर्मल था अभी, तो छोड़ने के बाद फिर से हम और कितना ऑक्सीजन अंदर से बाहर निकाल सकते हैं, दिस इज कॉल्ड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसका जो अमाउंट होता है वो कितना होगा, 1000 से 1100 ml तक। लेकिन आपके मन में एक सवाल आया होगा कि जब हम लोग फोर्सफुल्ली एक्सपायर कर दिए, एयर को बाहर निकाले लंग्स से, क्या इस लंग्स के अंदर अभी भी कुछ बचा हुआ है। ये हमारा लंग्स है, अभी इसमें क्या किया हम लोग, सांस लिए, ठीक, सांस लेने के बाद इसको हम लोग बाहर निकाल दिए, आउटसाइड बॉडी से बाहर निकाले। तो अब सवाल क्या आता है, क्या अभी भी इस लंग्स के अंदर एयर मौजूद है, तो आंसर इज यस, अभी भी इसमें क्या है, एयर प्रेजेंट होगा। जिसका वॉल्यूम कितना होता है, 1000 से लेकर 1100 तक। उसके बाद आता है रेसिडुअल वॉल्यूम, कि रिमेन द लंग्स आफ्टर मोस्ट फोर्सफुल्ली एक्सपायरेशन। ये जो सांस लेने के बाद इसमें जो ऑक्सीजन बच गया, सांस लिए, सांस बाहर निकाले, बाहर निकालने के बाद जो फोर्सफुल्ली फिर से बाहर निकाले सांस को, और इसके अंदर जो एयर बचा, इसको क्या कहते हैं, रेसिडुअल वॉल्यूम। मतलब क्या, बचा हुआ वॉल्यूम, और उसमें कितना बचा हुआ रहता है, वो रहता है 1100 से लेकर 1200 ml तक। उसके बाद आता है पल्मोनरी कैपेसिटीज। जैसे कि हम अभी पीछे पढ़े, TB पढ़े, IRV पढ़े,
आर भी पढ़े, उन सबको अगर कंबाइन करें तो दिस इज कॉल्ड पल्मोनरी कैपेसिटीज। मतलब ये होता है कि हम लोग जैसे फोर्सफुली सांस लिए, उसके बाद अगर फिर से थोड़ा सांस लें तो क्या उसमें क्या आएगा, उसका जो अमाउंट होगा वो क्या है, उसी को कहते हैं पल्मोनरी कैपेसिटीज। कम्बिनेशन टू और मोर रिस्पायरेटरी वॉल्यूम, कि दो या दो से अधिक हम लोग जब मिला देते हैं, ये जो पहले पढ़े टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी वॉल्यूम, अगर इन सब को हम जोड़ जोड़ के कुछ अलग बनाएं तो इसी को कहते हैं पल्मोनरी कैपेसिटीज। तो सबसे पहले आता है विटल कैपेसिटी, कि द अमाउंट ऑफ मैक्सिमम इंस्पायर्ड एंड मैक्सिमम एक्सपायर्ड, कि हम लोग जो ज़्यादा से ज़्यादा सांस ले सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा छोड़ सकते हैं, उसको कहते हैं विटल कैपेसिटी। जैसे कि टीबी क्या है, टाइडल वॉल्यूम है प्लस क्या है, रेसिडुअल वॉल्यूम है प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इतना क्लियर हुआ, जिसका अमाउंट क्या होगा 3000 से लेकर 5000 ml तक होता है। अगर हम एक ग्राफ की बात करें तो इधर क्या है, इंस्पायर या इंस्पायरेशन, और नीचे क्या होगा, एक्सपायरेशन। अभी यह क्या है, यहाँ से जब चले तो ये हम लोग नॉर्मल सांस ले रहे हैं, जो हम लोग रेगुलर सांस लेते हैं नॉर्मल बॉडी पे, वह क्या हो रहा है, यही ब्रीथिंग कर रहे हैं नॉर्मल। फिर अचानक से क्या हुआ, हम फोर्सफुल्ली इंस्पायर किए तो ये ग्राफ क्या हुआ, ऊपर की ओर जाएगा। हम लोग अगर नॉर्मल ब्रीथ किए और नॉर्मल ब्रीथ के बाद फोर्सफुल्ली जो ब्रीथ कर रहे हैं तो ये ग्राफ क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है। और फिर फोर्सफुली अगर रिलीज करेंगे उस सांस को तो ये क्या होगा, ग्राफ नीचे की ओर जाएगा।